अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मक्का है सऊदी अरब में। हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश का राजधानी था, तो इसका राइट आंसर है अरोड़। अगला प्रश्न है, गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पगीन। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। अल-बरूनी के विषय में सत्य कथन है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था भीमदेव प्रथम। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था तो भीम द्वितीय अर्थात मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था तो चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर है तराइन का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी के प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी था, तो ये मोहम्मद गोरी का दास था। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है तो दसपुर शिलालेख। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है तो दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अगला प्रश्न है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई तो चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को
सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका? तो रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था? किसके काल में? तो इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? बलबन। बलबन के बारे में सही कथन है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। यह सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? बलबन ने। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य था? पहला तो नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नोट में है, नासरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। प्रश्न पूछा जाता है बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे नासरुद्दीन महमूद। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये किसने कहा है? तो बलबन ने। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज की स्थापना की? तो बलबन ने। यह आरिज क्या होता था? तो सैन्य विभाग। इसे आगे चल करके दीवाने अर्ज के रूप में जाना जाता है। आगे है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से पहला प्रश्न है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसे सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य था? तो धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था? तो रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ है रणथंभौर, इसके सामने है हमीरदेव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। ये सभी आक्रमण है, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीरदेव के खिलाफ, रणथंभौर में हमीरदेव के खिलाफ, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह के खिलाफ, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र के खिलाफ और गुजरात में कर्णदेव के खिलाफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न है, प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, को आरंभ करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास क्या था? तो बहुत सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया था? कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी। फिर सुमेलित करना है, एक तरफ रियासत दिया है और दूसरी तरफ शासक। देवगिरी रियासत के शासक कौन थे? रामचंद्र देव और बाद में उनके पुत्र शंकर देव। वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल के वीर बल्लाल, मदुरा के वीर पांड्या। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अपने आप को खलीफा घोषित कर मुबारक दिया, खुद को मुबारक दिया, खुद को खलीफा घोषित किया और खुद को मुबारक दिया। ऐसे आपको याद आ जाएगा कि मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घड़ी अथवा गृह कर लगने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और घड़ी कर और चढ़ी कर दोनों कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी घर पे था, चढ़ी वो घास के मैदानों पे लिया जाता था। सेना ने घोड़ों को दागने की पद्धति की शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यही है दाग प्रथा। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी तक। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहला प्रश्न है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद तुगलक, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक और प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, और जिसे ग्यासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है गाजी मलिक अर्थात ग्यासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है ग्यासुद्दीन तुगलक को। याद रखेंगे, पहला सुल्तान का नाम आएगा तो ग्यासुद्दीन तुगलक होगा। और सबसे अधिक किस तुगलक वंश के शासक ने सबसे अधिक नहरें खुदवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज किया? तो तुगलक वंश। यहाँ दास वंश अर्थात गुलाम वंश के बारे में कहा जा रहा है। सभी दिल्ली सल्तनत के शासकों में, सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। देखिए, खिलजी में 3 वर्ड है, लोदी में 2, दास में 2 और तुगलक में 4। जो जितने ज़्यादा वर्ड से बना है वो ज़्यादा दिन तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, यह है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। दीवाने ए अमीर को ही एक नया विभाग था जिसे किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी विभाग का नाम है दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद ले गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रे का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सत्य कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि मुद्रा निर्गमन की जो उचित नियंत्रण नहीं था।
मूर देश अर्थात मोरक्को जो कि अफ्रीका महादेश में है के यात्री थे इब्न बतूता। भारत आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। रोजगार कार्यालय अर्थात रोजगार ब्यूरो, ये दोनों से संदर्भ से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे FST। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक हेरात की स्थापना की थी, ये कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। सही कथन है। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम दिया दीवाने बंदगान, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक जिसका नाम दिया दीवाने बंदगान। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए, तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, टोपरा मेरठ से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सकेंगे, ये कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन है? तो नासरुद्दीन मोहम्मद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह है नासरुद्दीन महमूद। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ईस्वी पूछा जा रहा है, तो 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ सैयद वंश का। आगे है लोधी वंश। लोधी वंश में पहला प्रश्न है कि खिलजी तुगलक से सैयद और लोधी शासकों में अफगान मूल के कौन थे? तो अफगान मूल के लोधी शासक थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। और पूछा जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी, बहलोल खान लोधी। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, तो खतौली के युद्ध में। अगला प्रश्न है, वह मध्यकालीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है सिकंदर लोधी को।
गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना करने वाले जो शासक है उनका क्या नाम है, तो सिकंदर लोदी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोदी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, गुल खिले तो सांस ले, गुल खिले तो सांस लो। इसमें गुल से गुलाम वंश अर्थात दास वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अगला प्रश्न है, बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। आगे विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य का पहला प्रश्न है, तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर स्थापना की और देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य के शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ऐसे शासक कौन है, तो हरिहर प्रथम है। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है, तो यह है गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, हरिहर द्वितीय। प्रमुख तथ्य में स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है, इसमें से बताना क्या सही है, तो इसमें से जो भी दिया है सब सही है, जिसमें नरसिंह सालुव ने संगम का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश आरंभ की। सालुव है तो सालुव वंश आरंभ किया, संगम वंश का अंत किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। ये सभी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ये क्या थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। निकोलो कांटी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी, किस चीज़ में, तो कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। कंबन, कुट्टन, नयनन और टिक्कन में महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात कौन है, तो नयनन और टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। जब वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी, तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी और औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके
56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, अवस्थित है हम्पी में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। इसका क्या रीजन है? तो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है, तो इसमें से जो भी है सभी सत्य है। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरबों की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान ए आरिज कहलाता था। ये सभी सही है। इक्ता क्या है? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम है परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। तो सूबा बड़ा था, उससे उसके नीचे में सरकार और उसके नीचे में परगना। आगे है विभाग और एक दूसरी तरफ है उसके संस्थापक के नाम। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें पहला है दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दास विभाग था। दीवान ए अर्ज बलवन के द्वारा सैन्य विभाग था। मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दान विभाग था। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग था। आगे है, एक तरफ विभाग है और दूसरी तरफ उनके कार्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित थे। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान वजारत वित्तीय मामलात के से संबंधित। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था वो है तुगलक राजवंश। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था, ये फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीयों इतने के से मिल करके बना था, इसीलिए समग्र संरचना थी, सबकी मिली जुली संरचना। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, उस्र और मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होते थे? तो चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध था राज कानून अर्थात धर्मनिरपेक्ष से। हदीस है एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल और टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल थे। ये पूछा जा रहा है किसके बने हुए थे, तो जिसमें कि टंका क्रमशः लिखा हुआ, टंका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबे का। बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर। आगे है दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी में। अलाई के दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी।
वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत होता है, यह बलबन के मकबरे में। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है, पहले कुतुब मीनार बनाया गया, फिर तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी अशोक के समय। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, तो राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, एक तरफ स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थापत्य दिया हुआ है। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम है, जौनपुर में अटाला का मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जमा मस्जिद है। फिर एक तरफ वास्तुशैली है, दूसरी तरफ संबंधित राजवंश है, जिसमें पहला है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, यह खिलजी राजवंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक के समय की बात है। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर के समय। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी के समय, सरकी राजवंश से संबंधित है। आगे दिल्ली सल्तनत में साहित्य है, तो इसमें पहला है किताबुल हिंद की रचना किस प्रसिद्ध लेखक ने की थी, तो यह है अलबरूनी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो कासगंज के पट्टी याली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था, तो किसने देखा था, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली, सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। आगे है सत्य कथन, क्या क्या है, तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। ये स्टेटमेंट सही है। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, फारसी का वो प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, यह है अमीर खुसरो। तबकात नासरी का लेखक था, तो मिनहाज उस सिराज। ग्रंथों का कालानुक्रम है, सबसे पहले कौन सी ग्रंथ, फिर कौन, तो सबसे पहले किताब उल हिंद, फिर पृथ्वी राज रासो, तबकाल ए नासरी, फतवा ए जहांगीरी। ये तबकात नासरी है और फतवा ए जहांगीरी बाद में। आगे है वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, फारसी। अभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप में इंगित करने के लिए किया गया था। आगे एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचना अर्थात पुस्तकें हैं। जियाउद्दीन बरनी, यह तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी, ताजुल मासीर, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही, अमीर खुसरो, खजाइन उल फतू, जियाउद्दीन बरनी, फतवाए जहांदरी। फिर एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ उनके द्वारा रचित पुस्तक है। मुल्ला दाऊद, चांदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। फिर पुस्तक के लेखक है तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीक, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तारीख हिंद किताबुल हिंद किसने लिखा है, तो अलबरूनी ने। तारीख दिल्ली खुसरो ने, रेहला इब्न बतूता ने।
फिर एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम है। हकाइक ए हिंदी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया, कुंजुल तिजार, बेलक अल कबायकी, जमाउल हिकायत, सदरुद्दीन मोहम्मद ओफ़ी, फवाद उल फवाद, अमीर हसन अल खिलजी। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तो तबकात नासरी से। अगला प्रश्न है, बीना, ढोलक, सारंगी और सितार में से वह संगीत वाद्य यंत्र जिसे हिंदू मुस्लिम गायन वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया अमीर खुसरो के द्वारा। एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ ग्रंथ अर्थात संगीत ग्रंथ का नाम है। राणा कुंभा के द्वारा संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी के द्वारा राग चंद्रिका, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रागमाला, कृष्णानंद व्यास के द्वारा राग कल्पद्रुम। फिर एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ रचयिता के नाम है। रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा, राग विबोध सोमनाथ के द्वारा, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक। आगे है दिल्ली सल्तनत से विविध से प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो तुर्कों ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नासरुद्दीन खुसरो शाह के। सुमेलित करना है, यात्री और किस देश से आए थे? मार्को पोलो इटली से, अब्दुल रजाक ईरान से, नूनीज पुर्तगाल से। एक तरफ सुल्तान है, दूसरी तरफ राज है। किस राज से संबंधित सुल्तान है? बहादुर शाह गुजरात के, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम है, सबसे पहले अलबरूनी, फिर इबन बतूता, फिर ट्रेवेनियर, फिर मनुची। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग का प्रारंभिक सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद ओफ़ी द्वारा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर के 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है वह था। ये सभी किसके बारे में कहा जा रहा था? इबन बतूता के बारे में। ये मोरक्को के यात्री थे, याद रखेंगे। फिर एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। तो लेखक में सबसे पहले है कृष्णदेव राय और उनके द्वारा लिखा गया था अमुक्त माल्याद। महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन, भोजदेव के द्वारा समरांगन, सूत्रधार, सोमेश्वर के द्वारा मान सोल्लास। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घटनाओं का सही कालानुक्रम है, कौन सी घटना पहले घटी? तो इन जितने भी दिए गए हैं उनमें सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। इस तरह से ये कालानुक्रम है। घटनाएं और उसका सही कालानुक्रम है, तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान पूर्व षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण। आगे है सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा। एक तरफ से युद्ध है, दूसरी तरफ समय दिया हुआ है। प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में, तराइन का द्वितीय युद्ध
92 में द्वितीय तो 92, प्रथम तो 91। चंदावर का युद्ध 94 में, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। एक तरफ से शासक है, दूसरी तरफ से उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य है। अकबर के द्वारा आइन ए दहशाला की स्थापना, मोहम्मद तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा चलाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी अमीर की शुरुआत की गई और बलबन ने तुर्कान चहलगान को खत्म कर दिया। शेरशाह के द्वारा शेरशाह को सड़क आजम की उपाधि दी जाती है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और नए सड़क भी बनवाए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों का अधीन सेवा की थी वे कौन है। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था। तो हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम प्रयुक्त होता था ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ का? तो जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें मक्का का आंसर है, जिसकी खेती 13वीं और 14वीं शताब्दी में कृषक नहीं करते थे। उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश। इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि जौनपुर नगर स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता है तो जौनपुर को। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी राज का अंतिम शासक था हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था तो जैनुल आबदीन। देखते हैं अगला प्रश्न, जैनुल आबदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी और अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है। इसमें बुर्ज था और बौद्ध पेगोडा के समान फारसी बुर्ज बौद्ध पेगोडा के समान था और इस फारसी शैली में निर्मित था। अगला प्रश्न है, मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट, मुन्नी जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था। तो इसका सही आंसर है मुन्नी जिन विजय सूरी। ये कुंभा के दरबार में नहीं थे, इनके अलावा वे सभी थे। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राज है। राजा हमीर ये मेवाड़ के शासक थे। राजा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के शासक थे। मध्यकालीन भारतीय राज और वर्तमान क्षेत्र दिया हुआ है। चंपक का वर्तमान है चंबा अर्थात हिमाचल, दुर्गढ़ जम्मू, कुलूत कुल्लू हिमाचल। बहमनी राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में 14वीं शताब्दी में। बहमनी राज की प्रथम राजधानी गुलबर्गा। एक तरफ वंश दिया है, दूसरी तरफ सल्तनत का नाम दिया हुआ है। आदिल शाही तो बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों में से वह जिसने उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह के पुकारती है। इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है, किताब ए नोरस नामक पुस्तक के लेखक था तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। फिर एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उसके राज का नाम दिया हुआ है। तो बाज बहादुर मालवा के शासक, कुतुब शाह गोलकुंडा के, सुल्तान मोहम्मद शाह गुजरात के, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के। एक बार पुनः,
एक तरफ वंश है, राज है, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। तो काकतीय की राजधानी वारंगल, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, और यादव की राजधानी देवगिरी, और पांड्य की राजधानी कोरकई, तत्पश्चात मदुरा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और वेल्लूर में। अगला प्रश्न, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलेबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो गोल गुंबद बीजापुर। मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। गुजरी महल अर्थात ग्वालियर के किले किसने बनवाया था? तो मानसिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा अर्थात रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, एक तरफ से स्थापत्य है और दूसरी तरफ से वह कहाँ अवस्थित है? तो अदीना मस्जिद, ये पंडुआ पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गोड़ में है, और तीन दरवाजा अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अगला टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो अलवार संतों ने। दो संत है, एक अलवार है और एक नैनार है। इसमें यदि हिंदी वर्णमाला में देखेंगे तो अ पहले आता है और नौ बाद में आता है। तो इस ट्रिक के आधार पर आप याद रख सकते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से? प्रारंभ करने वाला कौन? तो प्रारंभ करने वाला अलवार संत। भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने वाला अलवार संत। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है, दोनों में है कि संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और श्रोताओं में अत्याधुनिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव। कामरूप को वर्तमान में असम बोला जाता है। तो यहाँ पे वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकरदेव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्टता द्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है तो यह है चंपारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। एक तरफ दर्शन है और उस दर्शन के संस्थापक का नाम सुमेलित करना है। ये सुमेलित किया हुआ है। इसमें है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। आगे है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। आगे प्रश्न है, कबीर के उपदेशों का संकलन जिस पुस्तक में है उसका नाम है बीजक। पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिपादित किया था वल्लभाचार्य ने। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो रामानंद। कबीर शिष्य थे तो रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था, रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के? तो कड़ा के। संत घासीदास के पिता का नाम था महंगू। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है तो इसमें सबसे पहले भक्ति संतों में है कबीर,
1398 से 1518 तक, गुरु नानक 1469 से 1539 तक, चैतन्य 1486 से 1534 तक, फिर मीराबाई 1498 से 1557 तक। तो इसमें सही कालानुक्रम कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चेतन, फिर मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्मस्थल था, ननकाना, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, ईश्वर केवल गुण मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है? तो नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम है भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। चेतन, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, नामदेव। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक देव और मीराबाई। एक तरफ संत कवि है, दूसरी तरफ व्यवसाय है। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन है? तो गुरु नानक। चेतन महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता है तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, साहित्य रत्न। सुमेलित करना है, एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ से रचना है, ये सुमेलित किया हुआ है। ध्रुवदास भगवत नामावली, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। अगला प्रश्न है, बरकड़ी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पंढरपुर महाराष्ट्र में। बरकड़ी संप्रदाय का संत था तो नामदेव। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति के आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था तो नागार्जुन। सत्य कथन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी हुई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। सही है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद का चिश्तिया शाखा का संस्थापक है। अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य जो है ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति शाहू, शिवाजी के पौत्र। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है, शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो निजामुद्दीन औलिया।
शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गंज ए सकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों में सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ संकलित किया गया है, तो फरीउद्दीन गंज ए सकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। एक तरफ संत है और दूसरी तरफ मकबरा है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। अगला प्रश्न, एक तरफ से संत दिया हुआ है, दूसरी तरफ संप्रदाय दिया हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो चिश्तिया संप्रदाय से, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से, दारा सिको कादिरिया संप्रदाय से, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया संप्रदाय से। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर और जहांगीर का। शेख नसरुद्दीन चिरा के दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। भारत में सूफियों की कादेरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई थी शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद सिलसिले में वह जो संगीत का विरोधी था, तो नक्शबंदिया संगीत का विरोधी था। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है शाह मोहम्मद गोश। उलेमा खानका समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की है रस खान ने। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। सुमेलित करना है, मध्यकालीन एक तरफ कवि है दूसरी तरफ रचनाएं हैं, जिसमें पहला है मुल्ला दाऊद, उसकी जो रचना है वो है चांदायन। दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ में। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट का जन्म स्थान है तो बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों से जुड़े गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। आगे है मुगल वंश में बाबर से पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान है, ये कौन है, तो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे ये चगताई तुर्क थे। बाबर को सर ए पुल की युद्ध में पराजित किया था सेबानी खान ने। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो किस वर्ष हुआ है ये दिया हुआ है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 27, घाघरा का युद्ध 29 और चंदेरी का युद्ध 28। इस तरह से आप इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। पान से पानीपत, खा से खानवा, उसके बाद चल घर,
चलगढ़, चल से चंदेरी 28 में और घ से घाघरा 29 में। अगला प्रश्न है बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ, तो इस क्षेत्र में तिमूरी जो तिमूरिद राजवंश था स्थापित हुआ था। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की, तो खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है, तो उसकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो राणा सांगा। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था काबुल पंजाब आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज का उल्लेख किया है वह कौन सा है, तो मेवाड़ और विजयनगर। तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, तो बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने। आगे है हुमायूं और शेरशाह से संबंधित प्रश्न। कामरान, उस्मान, असगरी और हिंदाल में से हुआ जो हुमायूं का भाई नहीं था, उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। बाद बाकी कामरान था, असगरी था और हिंदाल था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। आगे है वह 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं। याद रखेंगे चौसा का कन्नौज का युद्ध ये हुआ है 1540 ईस्वी में। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था वह है शेरशाह। अगला प्रश्न है वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो वो है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था, तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और मुद्रा प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था वह है हुमायूं। हुमायूं ने चुनार के दौर पर प्रथम आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, तो हाजी बेगम। अगला प्रश्न है शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया था, तो शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम चांदी के रुपये की विनिमय दर थी 64:1। सॉरी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन संबंध है शेरशाह से। शेरशाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। शेरशाह ने निर्माण कराया था दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। वो कौन शासक था, तो शेरशाह। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम सड़क बनवाई है किसने, तो शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों में से 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था, इस्लाम शाह। अगला टॉपिक है अकबर। पहला प्रश्न है वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। इसका सही आंसर है कालानौर। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती।
अधम खां, बेरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था अधम खां को। राजपुताना का वह राज जिसने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं किया, मेवाड़। अगला प्रश्न, वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो मारवाड़ के रौचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी कहाँ की, तो मंडला अथवा गोंडवाना की। अबुल फजल की मृत्यु हुई शाहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व है प्रशासकीय एकरूपता, कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता का कारण है, तो जिसमें पहला कारण है मनसबदारी प्रथा, दूसरा है धार्मिक नीति, तीसरा है भू राजस्व व्यवस्था, चौथा है सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, अकबर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, अकबर। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, तो वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बंध्या हो, तो अकबर। अकबर के बारे में कथन है, अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया तथा अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये सही स्टेटमेंट है। अकबर का शासनकाल जाना जाता है तो क्षेत्र को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख का क्या कहलाता था, तो मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित था मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो मुजफ्फर खां। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी कहाँ से, तो मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जब्ती, दहसाला, नसक और कानकूट में से वह व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, तो दहसाला। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी किसके द्वारा, तो टोडरमल के द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी कहाँ की, किसकी, तो अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निरंतर की कड़ी है, मतलब कंटिन्यूटी की कड़ी है टोडरमल ये शेरशाह के समय में भी था भू राजस्व प्रधान, और ये अकबर के समय में भी था। अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया था, तो 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है, तो यह है मोहसिन फानी। इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, क्या था, तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है, जामा मस्जिद। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल और अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। 16 एक कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो अकबर ने। अकबर द्वारा अपनाई गई 16 एक कुल अर्थात सार्वभौमिक शांति भाईचारा की अवधारणा आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, वह है अकबर। अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, अकबर। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में।
अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 सालों तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो विलियम फिंच का। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है तो आगरा में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं किया गया था, यह है दिल्ली का लाल किला। ये दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। अगला है, बादशाह एक तरफ दूसरी तरफ उनका मकबरा है। बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में और औरंगजेब का औरंगाबाद में। इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, का दी सिला आओ, कादी सिला आओ। तो आप एक तरफ से याद रखेंगे काबुल जो पहला शासक है तो बाबर, दिल्ली दूसरा शासक है हुमायूं दिल्ली, तीसरा शासक अकबर, सी से सिकंदरा, उसके बाद लाहौर, चौथा शासक जहांगीर, फिर पांचवा शासक शाहजहां तो आगरा, छठा शासक औरंगजेब तो औरंगाबाद। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह थे फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो रजनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी, मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, हरिविजय सूरी। अबुल हसन, दसवंत, किशनदास और उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था तो दसवंत। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो अकबर। गठन हो गया था अकबर के समय, आया जहांगीर के समय। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति है तो रॉल्फ फिंच। अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम सजाना है, जजिया की समाप्ति, फिर इबादत खाना, जजिया की समाप्ति 1563, इबादत खाना 1582, मजहर पर हस्ताक्षर 1579, दीन ए इलाही, उसके बाद दीन ए इलाही का स्थापना। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था तो 1576 ईस्वी में। आगे है जहांगीर। जहांगीर से संबंधित प्रश्न में पहला प्रश्न है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी जहांगीर के द्वारा की गई थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन पूछा जा रहा है तो जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ये सभी स्टेटमेंट सही है, सही कथन है। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था, हॉकिंस को भेजा था। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था तो वो प्रथम अंग्रेज था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला प्रथम व्यक्ति हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था। ये राजदूत आया था, यह है थॉमस रोज। तो अंतर समझेंगे सभी में, यदि प्रथम अंग्रेज पूछे और अकबर के दरबार में आया तो रॉल्फ फिंच है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आया तो वो हॉकिंस है, और जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया तो वो थॉमस रो है। जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था तो हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी
तो हॉकिंस को। खान की भी जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दी है, और फिर मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी हॉकिंस को। दोनों उपाधि है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे। कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो से मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालानुक्रम है। सबसे पहले रॉल्फ फिच अकबर के समय में, फिर विलियम हॉकिंस, निकोलस डॉटन और सर थॉमस रो, ये तीनों जहांगीर के समय में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह जफर। इन तीनों का जो मकबरा है भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। जहांगीर का लाहौर में, बाबर का काबुल में, और बहादुर शाह जफर का, इसे निर्वासित किया गया था बहादुर शाह जफर को रंगून, वहीं पे इनका मकबरा है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी किसके शासनकाल में? जहांगीर के राजकाल में। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई है, मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? तो मंसूर। मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो फारसी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र है वह है जहांगीर। नूरजहां गुट अर्थात जुंटा दल के प्रमुख सदस्य थे। इत्मादुल्ला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता। असमत बेगम नूरजहां की मां। आसफ खां नूरजहां का भाई। शाहजादा खुर्रम शाहजहां। इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में बनाया था नूरजहां ने। प्राचीनकारी अर्थात पितरादुरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करने से। एक तरफ से निर्माता है, दूसरी तरफ से स्मारक है। बाबर जामा मस्जिद जो कि संभल में अवस्थित है। हुमायूं दिन पनाह। अकबर जहांगीरी महल। आगे है जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दंतिया में। आगे है शाहजहां के बारे में। पहला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कांधार। कांधार को लेकर के ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिससे निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा धक्का लगा था, तो कांधार। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदखशां में एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि है। कलीम, इसका दूसरा नाम है अबू जलीह। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न है, ताजमहल, लाल किला, पंचमहल, शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, तो ये ताजमहल। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां ने। अगला सुमेलित करने के लिए है जिसमें एक तरफ स्मारक और दूसरी तरफ से निर्माता का नाम दिया हुआ है। अलाई का दरवाज़ा। अलाई का दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद और आगरा शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां के द्वारा और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब के द्वारा।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह है शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सीर-ए-अकबर शीर्षक से के अंतर्गत। दारा शिकोह की मूल रचना है मजमुउल बहरीन। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया हुआ है दिल्ली। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। B.A. स्मिथ, J.N. सरकार और A.L. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है A.L. श्रीवास्तव। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, तो ये है शाहजहां। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, तो औरंगजेब। आगे है औरंगजेब से पहला प्रश्न है वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब। धर्मद का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। युद्धों का सही कालानुक्रम है बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मद का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मद के युद्ध में पराजित किया था। धर्मद स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान शिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की हस्ताक्षर किया था, जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर और गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा के शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा और मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, मेहरुनिसा। औरंगजेब ने शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया गया है औरंगजेब के शासनकाल से। अब देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था, तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और राज्य को सूबा के नाम से। मुगल सेना का प्रधान था तो मीर बख्शी मुगल सेना का प्रधान होता था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व के अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। सही कथन है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। बर्नियर, करेकी, मनुची और ट्रेवेनियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता थी जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे और मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। इनमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब पद केवल सेवाकाल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ये सभी स्टेटमेंट सही है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसे तंबाकू प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांग से इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई से, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सुमेलित करना है, एक तरफ अधिकारी है, दूसरी तरफ विहित कार्य दिया हुआ है। अधिकारी में है दीवान एतन, जागीर और वेतन को देखना। मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरीफ, कार्यालय को संभालने के लिए। वकिया नवीस है, प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करना। सत्य कथन को पहचानना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र प्रमुख सिक्का दाम था। ये स्टेटमेंट सही है। आगे है, वह जिसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी नागरिक लेख से युक्त सिक्के चलाए थे अकबर। मुगल शासन में तांबे के सिक्के कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था बाबर के द्वारा। अकबर के शासन में काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? हल की संख्या। अगला प्रश्न है, वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह के रजवावाह को पुनर्जीवित करके किया गया है। साहब नहर। मध्यकाल में बंटाई शब्द का आधार होता था लगान निर्धारण का तरीका। अगला टॉपिक है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति है हुमायूं। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए हुमायूं। दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किया अब्दुल समद के द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं। ये सभी स्कूल किससे संबंधित है? चित्रकला से। स्कूल शैली को ही इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार अर्थात एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था, वो कौन है? जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य यंत्र जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो वीणा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों के में सम्मिलित है, तो तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, अकबर। अगला टॉपिक है मुगलकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो लेडेन और रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की।
वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। दिल्ली में पुराना किला जो सामने खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है। हसन निजामी, ताजुल मासीर, खांदमीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन, आलमगीर नामा, भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा। फिर एक तरफ लेखक है अल उतबी, तारीख यामिनी, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, मुअत्तमद खां, इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खां सरवानी, तारीख शेरशाही। फिर सुमेलित करना है निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी, बाबर, तुजुक ए बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी अर्थात तारीख निजामी, ईश्वरदास नागर, फतुहात ए आलमगीरी, सुजान रय भंडारी, खुलासत उत तवारिख। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर और आलमगीरी की रचना थी साकी मुस्तैद खां। नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। मुगल कालीन विविध है। इस टॉपिक में पहला प्रश्न है एक जो सुमेलित करना है, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ विदेशी यात्री है। जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस। अकबर के शासनकाल में विलियम फिंच। शाहजहां के शासनकाल में टेवेर्नियर। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची। विदेशी यात्री और उसका वर्ष दिया हुआ है। हॉकिंस जो है 1608 से 11 तक, थॉमस रो 16 से 15 से 16 से 19 तक, मनुची 1653 से 1708 तक, रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है जियां बैप्टिस्ट टेवेर्नियर। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है जहांगीर पहले, फिर मोहम्मद शाह जो उत्तरवर्ती मुगल काल से है, फिर अहमद शाह अब्दाली ये अफगान शासक है, और बहादुर शाह द्वितीय। ये सभी कालानुक्रम सही है। आगे है युद्ध है और युद्ध का कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। चंदेरी का युद्ध 1528 में, दोराह का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 ईस्वी में, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी वही है, सुमेलित करना है इसके युद्ध के वर्ष से। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। आगे अगला प्रश्न है 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम बोलना है। सबसे पहले चंगेज खां, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है दारा सिकों को दफनाया गया है दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया है 1739 ईस्वी में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज के लिए। अब एक तरफ से मध्यकालीन अर्थात मुगल शब्दावली है और दूसरी तरफ से उसका अर्थ या कार्य दिया हुआ है। ये देसाई क्या था?
पहले है दाम, दाम है ताम्र की मुद्रा, मतलब तांबे की मुद्रा है। देसाई है राजस्व अधिकारी। दीवान है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और जरीब है भूमि माप की प्रणाली। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ से उस युद्ध का संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के विरुद्ध। खानवा का युद्ध बाबर राणा संगा के विरुद्ध। खानवा का युद्ध बाबर के विरुद्ध। इसमें युद्ध और संबंधित व्यक्ति है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के विरुद्ध था। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। खानवा का युद्ध बाबर। चौसा का युद्ध हुमायूं। बल्ख का युद्ध शाहजहां। ये सभी इससे संबंधित व्यक्ति है। फिर एक तरफ से वर्ष है और उस वर्ष में हुई घटना है। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ। 1539 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। अगला प्रश्न है, अता अली खान नाम था तानसेन का। बाबुल का मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था सूरत को। मुगलों में नवरोज का त्यौहार लिया है पारसियों से। फिर सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ संबंधित वंश है। एक तरफ है इक्ता, इक्ता संबंधित है दिल्ली के सुल्तान से। फिर जागीर है मुगल से। और अमरम है विजयनगर से। मोकासा है मराठे से। आगे है सही कालानुक्रम सजाना है। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई, ये सही कालानुक्रम है। आगे है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन के बारे में पहचानना है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट है कि बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, सही स्टेटमेंट है। और जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, ये भी सही स्टेटमेंट है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने, चूना पत्थर, प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ, ये सभी सही स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, स्मारकों का सही कालानुक्रम सजाना है। अटाला मस्जिद जौनपुर में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, ये सही कालानुक्रम है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। मुगल काल में मोल्लिम था, व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे समानता थे, एक व्यापारी। अगला टॉपिक है सिख संप्रदाय और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद अर्थात लहना को। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला का सृजन किया था गुरु अंगद के द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 विवाह जमीन दी थी, रामदास। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है गुरु अर्जुन देव। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर। हेमकुंड, ताराकुंड और ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, हेमकुंड। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है, वह गुरु गोविंद सिंह का समाधि के कारण। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम है लक्षण देव अर्थात लक्ष्मण देव। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। अगला टॉपिक है मराठा राज और संघ, जिसका पहला प्रश्न है, मराठों को उत्कर्ष का कारण क्या है? तो धार्मिक चेतना,
भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में 1672 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म हुआ था तो 1627 या 1630, विभिन्न स्रोत से, किसी स्रोत में 1627 लिखा, किसी में 1630। एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्या आता है। यदि 27 आता है 27 मारेंगे, बोथ आता है तो उस कंडीशन में तो थोड़ी इशू होगी, लेकिन ऐसा संभावना कम है, कितना नज़दीक नज़दीक वाला डेट दे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानियां थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है चाकन के किले पर विजय, उसके बाद मुगलों से मतभेद, अफजल खां प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी है पेशवा, आमत्य माजुमदार, वकिया नवीस, सुरु नवीस, सचिव, सुमंत जिसे दबीर भी कहते हैं, सेनापति जिसे सर नौबत कहते हैं, पंडित राव और न्यायाधीश। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा थी, रुपया, लारी और टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। सही कालानुक्रम है संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था 1750 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे मराठे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था तो ताराबाई के हाथों में। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह था काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या है? तो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों के विलेखों में। अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन, जिसका पहला प्रश्न है मुगल काल में राजा बनाने वाले थे तो अली बंधु बोलते हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला को। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेज को बंगाल के शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी फर्रुखसियर। और पूछा जाता है ये कब था, तो ये 1717 ईस्वी में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह।
वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, मोहम्मद शाह 1748 ईस्वी तक। वह बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का क्रम है जहांदार शाह पहले, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जोक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन असगरी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये सभी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। हैदराबाद से स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था चिनकलीज खां। सही कथन है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। ये सही स्टेटमेंट है। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाई थी? तो जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ बनवाई कहाँ कहाँ? तो पहला दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी तथा मथुरा में। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है जयपुर के सवाई जय सिंह। तो इस तरह से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी में अभी तक पूछा गया है पिछले 20 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को देखा है। ये आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस तरह से हम लोग घटना चक्र पॉइंटर के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही किसी स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सके। मिलते हैं इस तरह के अन्य किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।